हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने जो है 12th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी। उसका जो फर्स्ट चैप्टर था अपना विद्युत क्षेत्र, वो हम पढ़ रहे थे। पिछले 2 लेक्चर में हमने देखा इसका जो फर्स्ट टॉपिक विद्युत आवेश है उसके बारे में हमने देखा था। आज हम उसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कूलाम का नियम। तो ये विद्युत क्षेत्र ही चैप्टर में कूलाम का नियम है। अब ये कूलाम का नियम क्या बताता है उसके लिए हम देखते हैं कि 2 आवेश जैसे हैं Q1 और Q2, ये क्या करते हैं। हमने देखा था जैसे ये समान आवेश है, अगर प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो तो ये एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे के दूर भागेंगे, मतलब ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। ऐसे ही अगर देखा कि ये विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश एक दूसरे के दोस्त थे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो ये हो गया कि समान जो आवेश है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित। तो ये कैसे कर रहे हैं, तो हमने विद्युत आवेश की जो डेफिनेशन देखी थी उसमें बताया था कि विद्युत आवेश वह राशि है या वह गुण है कि जो ये है, ये एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न और अनुभव करता है और अनुभव करता है। तो ये विद्युत क्षेत्र ये कोई है, परिवेश में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है जिसकी वजह से ये प्रतिकर्षित हो रहा है, और ये अनुभव कर रहा है, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ये अनुभव कर रहा है जिसकी वजह से ये प्रतिकर्षित हो रहा है। तो विद्युत बल होता है जो ये जिस कारण से ये प्रतिकर्षित या आकर्षित हो रहे हैं, ये विद्युत बल की वजह से होता है। तो विद्युत बल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी परिवेश में आवेश की उपस्थिति के कारण आवेश कुछ अंत्यक्रिया उत्पन्न हो जाती है। इन दोनों आवेशों में कुछ अन्य आवेशों के साथ अंत्यक्रिया उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण पहला आवेश या कोई आवेश है दूसरे आवेश पर एक बल लगाता है, उसे हम विद्युत बल कहते हैं। तो ये विद्युत बल हो गया, ये 2 टाइप का होता है। विद्युत बल है वो 2 टाइप का होता है, एक तो आकर्षण टाइप का हो गया और प्रतिकर्षण टाइप का हो गया। आकर्षण टाइप का अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण विद्युत बल, और अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण विद्युत बल, ये विद्युत बल हो गया। तो कूलाम ने क्या किया था, कूलाम ने ये विद्युत बल की जो मैथमेटिकल फॉर्म है, जो गणितीय सूत्र है इसका, वो दिया था। अब वो कैसे दिया था, कूलाम बोलता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेश, ये कोई 2 स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2 जो r दूरी पर रखे हुए हैं, इनके मध्य की दूरी है r। तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या हुआ, F है वो Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और है r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब ये समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पता ही होगा। समानुपाती है जैसे A प्रोपोर्शनल टू B है, मतलब अगर B बढ़ेगा उसके साथ साथ A बढ़ेगा, ठीक है, B बढ़ने के साथ साथ A बढ़ेगा। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब B बढ़ रहा है तो A घटेगा। ऐसा ही यहाँ पर है कि दोनों आवेशों का मान अगर बढ़ रहा है तो बल है विद्युत बल वो बढ़ेगा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो अगर बढ़ रही है तो विद्युत बल घटेगा। अब इनको एक साथ लिख देते हैं तो क्या बन गया अपना F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। अब हमने गुरुत्वाकर्षण बल वाले चैप्टर में एक चीज़ देखी थी कि जैसे 2 द्रव्यमानों के बीच में जो बल लग रहा था उसमें हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले रहे थे। ये 2 द्रव्यमान है M1 M2, ये Q1 Q2 जैसे यहाँ पर है वह आवेश है, वहीं वैसे द्रव्यमान है गुरुत्वाकर्षण वाले में, इनके बीच की दूरी r, बीच की दूरी r। तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा था जिसे हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक इसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक। ऐसे ही यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह, ये समानुपाती का जो चिन्ह है ये हटाते हैं तो जो बल है वो आ जाता है KE Q1 Q2 अपॉन r²। जो ये KE है अपना, उसे हम कूलाम नियतांक कहते हैं, कूलाम नियतांक।
जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हम लेते हैं 8.9875 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसा है, बल का न्यूटन होता है, इंटू ये जाएगा इधर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा ये कूलम स्क्वायर। तो F बराबर अपना क्या आ गया, KE Q1Q2/R²। ये विद्युत बल है। आगे फर्दर हम डिफाइन करते हैं, तो ये KE जैसे कूलम नियतांक है उसको हम लिखते हैं 1/4πε0। अब ε0 क्या होता है, ε0 होती है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये विद्युतशीलता जो वर्ड आया, वो विद्युतशीलता क्या है कि जैसे कोई दो आवेश है Q1 और Q2, इनको हमने किसी कुचालक पदार्थ या कुचालक माध्यम में रखा। जैसे ये कोई दो आवेश हैं, ये अभी ऐसे ही हैं, इनको उठा के हमने किसी लकड़ी में रख दिया। ठीक है, इन दोनों आवेशों को हमने किसी लकड़ी में रख दिया, तो क्या होगा कि जो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उसको F बोला हमने, तो वो क्या हो रहा था, वो ये कुचालक पदार्थ इसका विरोध कर रहा था और इसको कम कर रहा था। चाहे ये प्रतिकर्षण टाइप का था तो भी कम कर रहा था, आकर्षण टाइप का था तो भी कम कर रहा था। तो विद्युतशीलता को कैसे डिफाइन करते हैं, जब आवेशों को किसी कुचालक पदार्थ में, कुचालक पदार्थ होता है जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता, ये हमने पहले देखा भी था जब हम आवेशन की विधियां पढ़ रहे थे। तो कुचालक पदार्थ में जब दो आवेशों को कुचालक पदार्थ में रखा जाता है तो उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल में कमी हो जाती है। तो ये जो कमी करने की जो क्षमता है कुचालक पदार्थ की, उसे हम विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, उसे हम विद्युतशीलता कहते हैं। और विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ये कुछ ऐसा ई की तरह का साइन होता है। ठीक है, अगर ये किसी माध्यम की हो एप्सिलॉन लिख देते हैं, अगर ये निर्वात की हो तो उसके नीचे 0 लगा देते हैं और इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। उसकी वैल्यू हमें पता लगी, तो बल क्या हो जाएगा इस निर्वात की विद्युतशीलता की फॉर्म में, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये हो गया विद्युत बल। विद्युत बल के निर्वात अगर माध्यम में अगर निर्वात हो तो अपने ये फॉर्मूला हो जाते हैं। अब अगर निर्वात की जगह अगर और कोई माध्यम हो जाए, जैसे एप्सिलॉन आ जाए, तो हम क्या करते हैं, जो ये एप्सिलॉन नॉट है उसको हटा के हम एप्सिलॉन कर देते हैं। ये किसी माध्यम के लिए विद्युत बल हो गया। अब एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। नियतांक है, जैसे ये KE था उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में नियरली इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर भी लिख देते हैं। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हमें पता लग जाएगा। कूलम के नियम पे न्यूमेरिकल काफ़ी बढ़िया बनते हैं। तो ये हो गया FM अपना आ गया 1/4πε Q1 Q2/R²। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि अपना जो ये एप्सिलॉन नॉट हो गया ये निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन आ गया माध्यम की विद्युतशीलता। अब मान लो किसी निर्वात के लिए है बल है वो F0 लिख दिया और किसी माध्यम के लिए हमने बल लिख दिया FM। तो अपने निर्वात के लिए विद्युत बल ये रहा और किसी मतलब माध्यम के लिए विद्युत बल ये रहा, और निर्वात के लिए क्या है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या हुआ, ये इसे कट गया, तो 4π से 4π गया, तो क्या बचा अपने पास 1/ε0 डिवाइड बाई 1/ε। तो ये जैसे ऊपर जाएगा तो F0/m किसके इक्वल आ गया, F0/Fm। ये आ गया ε/ε0। ये जो इनका जो रेशियो है वो εr हम बोलते हैं, जिसे बोलते हैं एक तो परावैद्युतांक, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी होता है अपेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता, और तीसरा होता है विशिष्ट विद्युतशीलता। ठीक है, इसके 3 नाम होते हैं, अपेक्षिक विद्युतशीलता, विशिष्ट विद्युतशीलता और परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक को अब कैसे डिफाइन करेंगे, इन दोनों फॉर्मूला से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको बोला
के दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले विद्युत बल F0 जिसे हम बोल रहे हैं, दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले विद्युत बल और दो आवेश, उन्हीं आवेशों के मध्य जो किसी माध्यम में लगने वाले विद्युत बल का अनुपात है वो परावैद्युतांक के बराबर होता है। ऐसे अब अगली डेफिनेशन है वो इससे ये भी बन सकती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से कि माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात एप्सिलॉन आर के परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपना एफ किसके इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनका देख लो विमा एक बार निकालने के लिए। पहले Q1 आवेश की अपने विमा देखी थी लास्ट चैप्टर में क्या लास्ट लेक्चर में, तो उसके लिए हमने देखा था A1T1 आ रही थी। A1 क्या था, धारा इंटू समय था IT, तो A1T1 आ गई इसकी विमा, धारा के लिए एम्पियर A और समय के लिए T। तो जैसे Q1 और Q2 दोनों ही आवेश हैं तो कूलम्ब स्क्वायर, तो Q1 Q2 मल्टीप्लाई में होगा तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा A2T2। अब इसके बाद है F, पाई की कोई विमा नहीं है। ठीक है, F के लिए क्या है न्यूटन, इसका मात्रक होता है। न्यूटन के लिए ये F किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के, द्रव्यमान इंटू त्वरण के। द्रव्यमान की विमा होती है m1, त्वरण की क्या होती है, त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए L1 और सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के लिए T-2। ठीक है, अब दूरी के लिए L1 होती है। ठीक है, तो हम ऐसे करते जाते हैं। तो Q1 Q2 के लिए इसका स्क्वायर हो जाएगा A2T2 अपॉन 4 पाई की कोई विमा नहीं है, F की विमा आ गई अपने पास M1 L1 T-2 और ये R स्क्वायर है, R दूरी के लिए L1 होती है, इसका स्क्वायर L2। तो इसकी विमा क्या आ गई M-1 L-3 T4 एंड A2। तो ये अपने एप्सिलॉन नोट की विमा आ गई। अब ऐसे ही ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता होगी तो भी यही सेम ही मात्रक होगा, तो उसकी विमा भी सेम ही होगी। तो एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन की विमा है वो ये होगी। ठीक है, अब अपना देखा था परावैद्युतांक देखते हैं एप्सिलॉन आर किसके इक्वल है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट के। ठीक है, तो क्या हो गया, इन दोनों का रेशियो आ गया, तो ये सेम रेशियो है, मतलब मान लो इसको P मान लिया तो P/P आ गया। तो ये क्या होगी, एप्सिलॉन आर है वो एक है विमाहीन राशि। ठीक है, तो हम क्या देखा कि जो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट है, जो माध्यम की विद्युतशीलता और जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसका तो मात्रक होता है, क्या होता है अपना कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन जो परावैद्युतांक है वो इन दोनों का रेशियो है, इसलिए एक विमाहीन राशि आ जाती है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो माध्यम की विद्युतशीलता है और निर्वात की विद्युतशीलता है, लेकिन है तो विद्युतशीलता का जो मात्रक है वो सेम ही होगा, इसलिए इनका जो रेशियो आएगा वो विमाहीन राशि आएगी। तो परावैद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट विद्युतशीलता है, उसका जो मात्रक होता है वो विमाहीन राशि है, कोई मात्रकहीन है ये। ठीक है, तो अब ये होता है कि जो ये परावैद्युतांक है जिन पदार्थों के लिए लेते हैं, जो कुचालक पदार्थ हम इनके जो आवेश हैं उनके लिए माध्यम के रूप में जो हम काम में ले रहे हैं, उन पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ, इनकी जो वैल्यू है परावैद्युतांक इनके लिए होता है वो अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होती है। जैसे इसके लिए क्या बोलते हैं, अपने हवा के लिए, निर्वात के लिए 1 होती है, हवा के लिए 1.005 और अलग होती है, ये हमें वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार और आगे बढ़ते हैं। ये जो मान लिया कि अपने किसी मीडियम के लिए अपना जो F है वो है ये है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, जब एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर के। ठीक है, तो यहाँ ये पुट कर दो एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, तो ये अपना फॉर्मूला आता है
विद्युत बल का किसी माध्यम के लिए, जब किसी माध्यम का जो है परावैद्युतांक हमें गिवन हो। अब निर्वात के लिए परावैद्युतांक कितना हो जाएगा 1, ठीक है, तो ये निर्वात के लिए अपने पास विद्युत बल आ जाएगा। अब ऐसे ही क्या होता है धातु के केस में, धातु क्या है, चालक है या कुचालक, क्योंकि ये चालक धातु एक चालक होती है, कुचालक नहीं होती। तो अगर धात्विक माध्यम में रखा हुआ हो दोनों आवेशों को तो क्या सीन होगा। तो उसके दो चीज़ें होती है कि या तो हम जो सीधा गिवन है कि जो धात्विक माध्यम होता है, जो धातु है, उसके लिए अपना जो परावैद्युतांक है वो इन्फिनिटी होता है। अब अगर ये इन्फिनिटी है, यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो F बराबर क्या आ गया 1/इन्फिनिटी। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1/अनंत किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो F बराबर हो गया, ये कैसे होता है ये पता होगा आपको, 1/0, 0 ऊपर चल जाएगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो धात्विक माध्यम के लिए जो विद्युत बल है वो 0 होता है। अब ऐसा क्यों होता है, परावैद्युतांक तो हमें ये तो पता लग गया कि परावैद्युतांक इन्फिनिटी होता है। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे धात्विक माध्यम में रखा हमने, ये कोई धातु का कोई माध्यम है, उसमें हमने आवेशों को रखा, ठीक है, ये कुछ भी जो आवेश थे उनको रख दिया। ये हमने जो आवेशन की विधियां देख रहे थे उसमें देखा था कि जैसे धातु चालक पदार्थ है, तो चालक पदार्थ में अगर यहाँ पर कोई आवेश है, यहाँ पर कोई आवेश दिया तो वो हर जगह फैल जाएगा, मतलब इस पर समरूप वितरित हो जाएगा, इसे बोलते हैं समरूप वितरण, ठीक है। तो मतलब पूरी धातु जो होती है उस पर सब पे हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे Q1 है, Q2 है, चाहे कुछ दूरी पे रखे हुए, लेकिन इनके जो आवेश होंगे वो क्या हो जाएंगे, फैलने लग जाएंगे। मतलब पूरी जो धातु है उस पर, जो माध्यम है उस पर पूरी तरह से वितरित हो जाएंगे। यहाँ आवेश ही आवेश हो जाएंगे, प्लस माइनस जो भी है वो यहाँ पे आवेश हो जाएंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा माध्यम ही हो गया, वो एक चार्ज बन गया, एक आवेश बन गया। अब आवेश विद्युत बल तो अपना 2 आवेशों के मध्य लग रहा था, लेकिन ये जो है ये तो पूरा एक धात्विक माध्यम बन गया। तो ये क्या हो गया, एक आवेश बन गया, तो ये कोई भी विद्युत बल नहीं शो करेगा, ठीक है। तो जो धात्विक माध्यम है उसमें विद्युत बल 0 होता है। तो इसीलिए हम कुचालक पदार्थ लेते हैं हमेशा ही, जो इसके लिए होते हैं विद्युत बल के लिए है, ठीक है। ये चीज़ें होगी। अब एक काम और करते हैं, आपने पढ़ा होगा पिछले साल के जो अपना जो विद्युत बल है वो एक सदिश राशि है। विद्युत बल है वो एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी कोई दिशा भी होगी, ठीक है। तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात होती है विद्युत बल के लिए कि जो ये दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मतलब जो Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा है, मेरे वाली तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट है, मतलब स्ट्रेट अगर बनाएंगे तो ये ऐसे बना ली, ठीक है, स्ट्रेट हो गई। तो इन दोनों को जो मिलाने वाली जो रेखा है उसके अनुदिश लगता है। मतलब अगर प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो ये ऐसे लगेगा इनकी मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। अगर आकर्षण लग रहा है तो ऐसे लगेगा, जो मिलाने वाली रेखा है इसके अनुदिश हमेशा यही लगेगा, इसीलिए इनको केंद्रीय बल भी बोलते हैं। तो जो 2 आवेश हैं इनके मध्य जो लगने वाला बल है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, ठीक है। तो अब इसकी एक का और करते हैं, इसका सदिश और अदिश निरूपण देख लेते हैं। सदिश में कैसे लिखेंगे इस बल को, तो एक होती है एक उसके लिए आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत होती है, आर कैप। ये क्या होता है, एक आर है, आर को टोपी पहनाई हुई है, आर मतलब मान ली दिशा होती है, उस पर टोपी पहना दी, तो ये क्या होता है, एक एकांक सदिश बन जाता है। एकांक सदिश की क्या विशेषता होती है, एकांक सदिश की ये विशेषता होती है कि जो इसका जो परिमाण होता है, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, आई होप 11th क्लास में पढ़ाते हैं, 2nd-3rd चैप्टर के बाद में, जब 2 डायमेंशन वाला प्रोजेक्टाइल मोशन जो आती है उसमें हम देखते हैं कि आर कैप और जो ये होता है एकांक सदिश वगैरह क्या चीज़ है। बाकी मैथमेटिक्स वालों के लिए 12th क्लास में ये आता है चैप्टर पूरा वेक्टर का, निर्देशांक ज्यामिति नाम से। तो यहाँ देखो, जैसे आर कैप है उसका जो मोड होता है, जो एकांक सदिश होता है उसका जो परिमाण होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका जब हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, जो हमने वेक्टर फॉर्म लिखा एफ वेक्टर इक्वल्स टू जो Q1 और Q2 है वो तो एक अदिश राशि है, ठीक है, 4πε0, ये भी अदिश राशि है, लेकिन जो अपनी दूरी है वो एक सदिश राशि है। तो हमने इसको लिख दिया आर वेक्टर
का मोड का स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप है जो एकांक सदिश है वो अपने दिशा दिखाने के लिए ही लेते हैं। तो आर वेक्टर का मोड मतलब ये इसका परिमाण है, ये दूरी का परिमाण का वर्ग है। तो यहाँ पर ये तो अदिश राशि है, क्योंकि परिमाण हो गया तो मतलब ये परिमाण में अदिश राशि तो नहीं बोल सकते। मतलब ये परिमाण का मतलब है कि ये जैसे 2i कैप अपना था, 3j कैप था, तो इसका हम परिमाण कैसे निकालते थे, आर वेक्टर अगर ये लिखा हुआ है तो आर वेक्टर का मोड है, ये एक राशि आ जाएगी मैथमेटिकल फॉर्म में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर ये जितना भी आएगा। ठीक है, तो ये हम इसको सदिश रूप में ऐसे लिख दिया। अब ये कैसे लिखते हैं, जो आर कैप है, आर कैप को एकांक सदिश है उसको आगे और फर्दर डिफाइन कर लेते हैं एक बार। आर कैप है वो क्या होता है, जो आर वेक्टर है, जो ये एकांक सदिश है वो किसके इक्वल होगा, आर का जो वेक्टर फॉर्म है उसका बटा आर वेक्टर का परिमाण। ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एफ वेक्टर अपना क्या आ गया, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बटा आर वेक्टर का मोड। तो ये किसके इक्वल आ गया, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आर वेक्टर का स्क्वायर है, घातें जुड़ जाएगी। ठीक है, तो आर वेक्टर का मोड का क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब आ रहा है, यहाँ पे आर वेक्टर एक भी आ रहा है, तो कुल मिला के ये कट जाएगा अगर हम परिमाण लेंगे। तो इसका सदिश निरूपण क्या हो गया, विद्युत बल का एफ वेक्टर किसके इक्वल हो गया, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर का मोड का क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो इसका जो सदिश फॉर्म क्या आ गई अपने एफ वेक्टर की, के Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर का मोड का क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये अपना एफ वेक्टर आ गया। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में जिसकी डायरेक्शन होगी आर वेक्टर के हिसाब से ले लेंगे। ये नीचे मोड है, इसका आर वेक्टर का परिमाण है। तो अब क्या करते हैं, हम दो आवेशों का सिस्टम लेते हैं। जैसे हो गया कि ये कोई Q1 है, ये Q2 है, ये दो आवेश है। Q2 पे क्या कर रहा है, जैसे मान लिया कि Q1 पे Q2 की वजह से जो बल लग रहा है उसको हमने लिख लिया F12 वेक्टर। तो इस पे जो बल लग रहा है उसको हमने लिख दिया F21 वेक्टर। अब एक काम करते हैं, कोई मूल बिंदु लिया, मूल बिंदु होता है जैसे 0 0 होता है, निर्देशांक ज्यामिति हम जैसे देखते हैं 12th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर है, बायो वालों के लिए हो सकता है ये थोड़ा इश्यू हो, लेकिन 11th में पढ़ाया गया है। तो ये जो मूल बिंदु से जो Q1 है उसकी दूरी है वो R1 वेक्टर है, और जो मूल बिंदु से Q2 की दूरी है वो है R2 वेक्टर है। ठीक है, ये जो दूरियां होगी, तो ये सदिश का एक नियम होता है कि ये जो दूरी होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसे हम लिख दिया, मान लो R21 वेक्टर है, वो किसके इक्वल हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के। अब देखो कि जैसे सदिश में क्या होता है, ये अगर ए वेक्टर हो तो इसका जस्ट जो अपोजिट होता है उसे हम माइनस ए वेक्टर लिख देते हैं। जो डायरेक्शन अगर हम पलट दें, ये इधर जा रहा है, इधर जाते जाते इधर चला जाए, तो हम इसकी डायरेक्शन है वो चेंज कर दी, मतलब नेगेटिव साइन आ जाता है। अब ऐसे ही जो ये थी वो अगर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, तो ये जो होगी वो कितनी हो जाएगी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, मतलब इसकी जस्ट अपोजिट। तो ये जो है R21 वेक्टर है वो किसके इक्वल होगी, माइनस R12 वेक्टर के। ठीक है, यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो ये कितने आ गई, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये अपना हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम ये F12 और F21 निकालेंगे। F12 में क्या हो गया कि इसके कारण इस पे जो बल लग रहा है तो इसमें ये दूरी काम आएगी, और F21 में क्या हो रहा है, इसके कारण इस पे जो बल लग रहा है तो उसमें ये दूरी काम आएगी, मतलब F21 में R21, और जो F12 है उसमें R12 काम आएगी। ठीक है, तो अपना लिख दो, F12 वेक्टर किसके इक्वल हो गया, के ई Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का क्यूब, ये आ गया, ये अपना F12 वेक्टर आया। अब ऐसे ही F21 वेक्टर किसके इक्वल आ गया, के ई Q1 Q2 अपॉन R21 का वेक्टर का क्यूब इंटू R21 वेक्टर।
ठीक है, ये मोड है, नीचे परिमाण है। तो अब देखो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो r21 वेक्टर है वो माइनस के r12 के इक्वल है। तो हमने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, इसको लिख दिया माइनस r12 वेक्टर, इसको भी क्या कर दिया माइनस r12 वेक्टर। तो ये क्या हुआ कि जैसे परिमाण की एक खास बात ये होती है कि किसी भी सदिश का हम परिमाण लेते हैं या किसी राशि का हमने परिमाण लिया, मोड लिया, तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज लेता है। तो अगर नेगेटिव माइनस का नेगेटिव एक्स है, कोई भी नेगेटिव एक्स है, उसको अगर मैंने मोड में लिखा, परिमाण में लिखा, तो वो एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ये है, अगर हम इसको लिखेंगे मोड वाले को, ये जो माइनस चिन्ह है उसको मोड खा जाएगा। ठीक है, तो F21 क्या आ जाएगा ना, ये क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव चिन्ह है इसको आगे ले लेते हैं, के ई Q1 Q2 अपॉन मोड R12 वेक्टर का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ये जो नेगेटिव साइन है ये हमने आगे ले लिया। बाकी ये देखो ये किसके इक्वल हो रहा है, ये इसके इक्वल हो रहा है। ठीक है, ये जो है ये मैच खा रहे हैं, बस ये नेगेटिव साइन आ रहा है। तो अपना क्या प्रूफ हुआ कि जो F21 वेक्टर है वो किसके इक्वल हो गया, माइनस के F12 वेक्टर के। तो सदिश निरूपण में ये आया कि अगर दो समान आवेश किसी निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं तो उन दोनों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाला जो विद्युत बल है, प्रतिकर्षण विद्युत बल है, वो उनकी है वो मात्रा तो समान होगी। जो मात्रा है, इनका जो मोड है वो तो समान है, लेकिन उनकी दिशा है वो विपरीत होगी। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें आकर्षण के केस में भी ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगी, ये दिशा ऐसे हो जाएगी, ये दिशा ऐसे हो जाएगी, तो ये भी विपरीत है। तो हमेशा ही विद्युत बल का ये जो है वो याद रखने लायक बात है कि किसी आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला बल है वो एक दूसरे के जो है परिमाण तो समान होते हैं, लेकिन उनकी जो दिशा है वो विपरीत होती है। ये सदिश रूप में देखने पर ही हमें समझ में आता है। तो ये काफ़ी ध्यान रखने लायक बात है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके, वो देख लेते हैं विद्युत बल के। तो ये पहला जो फैक्ट होता है वो एक चीज आती है केंद्रीय बल। तो केंद्रीय बल क्या होते हैं, वो बल जो दोनों क्वांटिटीज को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Q1 और Q2 ये हमने देखा भी था अभी थोड़ी देर पहले, जो विद्युत बल है वो एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो विद्युत बल क्या है, वो एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल क्या होते हैं, तो दोनों क्वांटिटीज हैं उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अगर बल कार्य करते हो तो उन्हें केंद्रीय बल कहते हैं। तो अपना विद्युत बल है वो एक केंद्रीय बल है। ठीक है, दूसरा आया संरक्षी बल। अब ये संरक्षी बल क्या होता है, संरक्षी बल क्या होता है कि अगर थर्मोडायनामिक्स आपने देखी होगी तो उसमें ये बोलते हैं कि अगर किया गया किसी बल द्वारा किया गया कार्य, मान लो कि ये कोई A है, ये कोई B है, यहाँ से एक ये रास्ता लिया, एक ये रास्ता लिया, एक ये रास्ता लिया, एक ये रास्ता लिया, हमने इस पर कोई बल लगाया, कोई वस्तु यहाँ पर A पर रखी हुई है, उस पर कोई बल लगाया, वो ये B पे जा रही है, ये अपने 4 अलग अलग रास्तों से। लेकिन क्या हुआ कि इनके द्वारा जो बल जो कार्य किया इसको A को B से पहुंचाने के लिए, वो इन 1 2 3 4 जो रास्ते हैं इन पे निर्भर कर ही नहीं रहा। ये क्या कर रहा है, ये जो ये फर्स्ट पॉइंट है और ये जो लास्ट पॉइंट है, जो शुरुआती बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है, केवल उसी पे निर्भर करता है। तो क्या होता है, संरक्षी बल कौन से बल होते हैं, वो बल जिनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो जो मतलब ऑब्जेक्ट है, वस्तु द्वारा तय किए गए पाथ पर निर्भर ना करके, किए गए रास्ते पर निर्भर ना करके, केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करते हैं, तो उन्हें हम संरक्षी बल कहते हैं। ठीक है, तो जो विद्युत बल है उसके साथ भी यही कंडीशन होती है। आगे आएगा कि विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य वगैरह, तो उसमें हम देखेंगे कि जो ये है प्रारंभिक बिंदु और केवल अंतिम बिंदु पर ही निर्भर करता है इसके द्वारा किया गया कार्य। तो विद्युत बल हो गया एक, संरक्षी बल हो गया। एक पॉइंट हमने देख ही लिया कि ये एक सदिश राशि है। ठीक है,
और एक होता है व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है? तो अगर कोई बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो तो वो बल है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हो रहा है, अपना F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F किसके प्रोपोर्शनल है? 1 अपॉन R स्क्वायर। देख लो, ये R दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, कूलॉम ने यही बोला था। तो जो विद्युत बल है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ठीक है, ये चौथी बात होगी। एक अगला पॉइंट और देख लेते हैं कि जैसे जो नाभिक होता है, नाभिक में अपने प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक, और जो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक में क्या होता है, जैसे प्रोटॉन अगर एक से अधिक हो प्रोटॉन, तो उनमें भी प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि नाभिक में केवल नाभिकीय बल कार्य करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 10 की पावर -15 नाभिक की जो रेडियस जो होती है 10 की पावर -15 के आसपास लेते हैं हम, तो 10 की पावर -15 मीटर की जो कोटि की जो दूरियां होती है अगर दोनों आवेशों के मध्य, तो उसमें नाभिकीय बल कार्य करता है। ठीक है, तो ये अपना 5वां पॉइंट हो गया। अब एक छठा पॉइंट ये आता है कि अगर दोनों आवेश, हमने ये देखा स्टार्टिंग में डेफिनेशन ये देख रहे थे स्थिर बिंदु आवेश। स्थिर बिंदु आवेश क्यों देख रहे थे? अगर दोनों आवेश गति कर रहे हैं तो उनमें केवल विद्युत बल ही कार्य नहीं करता, उसमें चुंबकीय क्षेत्र, ये जो गति करता हुआ कोई चार्ज होता है, तो आगे चुंबकीय क्षेत्र के चैप्टर में आएगा कि अगर गति करता हुआ कोई चार्ज है तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूसरे चार्ज पर चुंबकीय बल भी लगाएगा। तो केवल विद्युत बल है अगर है तो स्थिर बिंदु आवेश ही उत्पन्न करेगा। जो दोनों आवेश हैं वो स्थिर बिंदु आवेश है। अगर गतिशील बिंदु आवेश हो तो वो विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों जनरेट करते हैं। ठीक है, तो विद्युत बल कौन सा जनरेट करेगा? केवल स्थिर बिंदु आवेश ही जनरेट करेगा। एक अगला और पॉइंट देखते हैं कि अगर दो आवेश है, ठीक है, इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है वो अगर किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित न हो। ठीक है, मतलब क्या है कि इस पे जो आवेश लग रहा है, मान लिया कि इस पे जो बल लग रहा है F21 है, हमने परिमाण ले रहे हैं, वेक्टर सदिश नहीं ले रहे हैं अभी। तो क्या कर रहे हैं कि जो इस पे जो बल लग रहा है F21 है, और जो 3 की वजह से इस पे जो लग रहा है F23 मान लो, तो क्या कह रहा है कि जो ये F21 है वो F23 की प्रेजेंस से प्रभावित नहीं हो रहा है। तो क्या होता है कि ये इसे दो द्विआवेश अंत्यक्रिया भी बोलते हैं कि जो दोनों आवेश जो F21 है जो Q2 पे Q1 की वजह से लगने वाला जो आवेश है वो तीसरे आवेश Q3 की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। पर अब देखो Q2 पे जो आवेश लग रहा है वो F21 लग रहा है 1 की वजह से, लेकिन 3 की वजह से 2-3 लग रहा है। लेकिन जो ये जो बल है इनका जो F21 है वो सेम ही रहेगा हमेशा ही, कोई तीसरा आवेश आए। लेकिन अगर जो परिणामी बल अगर Q2 पे निकालेंगे तो वो इससे प्रभावित होगा। लेकिन इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल है वो तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। इसीलिए इसे हम द्विआवेश अंत्यक्रिया भी बोलते हैं, और इन पे हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी लगा लेते हैं। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि ये 6 पॉइंट हो गए, तो हम अगला पढ़ते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या करते हैं, ये कब काम आता है? इसमें क्या होता है, जैसे ये अपना सिस्टम मान लिया कोई, ठीक है, XYZ एक्सिस है, यहाँ पर कोई अपना आवेश है Q0, ठीक है, जिसकी मूल बिंदु से दूरी है वो R0 वेक्टर है। तो अब क्या होगा, इधर कोई एक आवेश मान लिया Q1 आपने, उसकी मूल बिंदु से दूरी R1 वेक्टर। ऐसे ही अपने तीसरा आवेश मान लिया Q2 वेक्टर, Q2 आवेश, उसकी दूरी होगी R2 वेक्टर। ऐसे ही अपने N आवेश है, एक आवेश हो गया Qn। तो
ये क्या हो गया आर एन वेक्टर। ये दूरियाँ हो रही है, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं होना कि यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, उसकी दूरी ये है मूल बिंदु से, ये क्यू नोट है। अब हम क्या करेंगे, जब क्यू नोट पे इस आवेश पे हम बल निकालेंगे इन सभी आवेशों की वजह से। तो कैसे निकालते हैं, ये बल लगाएगा इसकी मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, तो हमने मान लिया एफ नोट 1 वेक्टर, ठीक है। Q2 लगाएगा इधर, तो एफ नोट 2 वेक्टर, और इधर EQN लगाएगा, वो क्या लगाएगा एफ नोट एन वेक्टर। तो एक बार इन बलों के जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। एफ नोट 1 वेक्टर कितना बल लगेगा, एफ नोट 1 वेक्टर वो कितना लगेगा KE Q नोट Q1 अपॉन R नोट 1 वेक्टर का क्यूब इंटू R नोट 1 वेक्टर। वैसे ही एफ नोट 2 कितना हो जाएगा, जो 2 की वजह से 0 पर लग रहा है, KE Q नोट Q2 अपॉन R नोट 2 वेक्टर का क्यूब इंटू R नोट 2 वेक्टर। ऐसे ही n में आवेश की वजह से कितना लगेगा, F नोट n वेक्टर बराबर KE Q नोट QN अपॉन R नोट वेक्टर, R नोट n वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू R नोट n वेक्टर। तो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो क्या बोलता है कि किसी बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण लगने वाला परिणामी बल है इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब अगर जो ये एफ नोट वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो ये हुआ एफ नोट 1 वेक्टर प्लस एफ नोट 2 वेक्टर प्लस एफ नोट एन वेक्टर के, ठीक है। तो अब क्या करो, देखो ये जो है KE Q नोट ये सब में कॉमन है, तो ये हमने क्या किया कॉमन ले लिया। बाकी क्या आता जाएगा Q1 अपॉन ये सारा, Q1 अपॉन R नोट 1 वेक्टर का क्यूब इंटू R नोट 1 वेक्टर प्लस Q2 अपॉन, इसे लिख देता हूँ, Q2 अपॉन R नोट 1 वेक्टर R नोट 2 वेक्टर का क्यूब इंटू R नोट 2 वेक्टर प्लस डैश 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 QN अपॉन R नोट n वेक्टर का क्यूब इंटू R नोट n वेक्टर। तो ये आ गया अपना। तो इधर देख लेते हैं। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, हम ऐसे करते हैं I इक्वल्स टू 1 to n हो अगर कोई, और हमने मान लिया कि ये कोई xi है, तो इसको हम कैसे लिखते थे कि x1 प्लस x2 i की जगह पुट करते जाओ और इनका योग करते जाओ। ऐसे ही हम इसको ऐसे फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो KE Q नोट अपना कॉमन है, ठीक है, इसको हम लिख दो कि सम लिख दो I इक्वल्स टू 1 to n QI अपॉन R नोट I वेक्टर का क्यूब इंटू R नोट I वेक्टर। तो अब ये क्या है, जैसे यहाँ पर 1 I की जगह 1 पुट करो, 1 पुट करते ही क्या आ जाएगा Q1 अपॉन R नोट 1 का क्यूब इंटू R नोट 1 वेक्टर। अब ऐसे ही 2 पुट करो I की जगह, तो Q2 वेक्टर Q2 अपॉन R नोट 2 वेक्टर का मोड का क्यूब इंटू R नोट 2 वेक्टर। तो ये आता जाएगा। ऐसे ही n पुट करोगे तो ये आ जाएगा। तो किसी बिंदु आवेश पर है वो बल कितना आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा उसका वेक्टर, ठीक है। तो यही अध्यारोपण का सिद्धांत था। अपना जो कूलॉम का नियम है उसके जो थ्योरी है वो अपनी कंप्लीट हो गई है। अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल हो जाए। डिस्क्रिप्शन में मैं बुक का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, उस साइट पे जाके आप बुक डाउनलोड कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल के सारे यहाँ पर बोर्ड पर लिख के न्यूमेरिकल कराना मुश्किल है। तो मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन नंबर से सीधा करवाऊँगा, तो टाइम भी बचेगा अपना भी, तो आपका भी मेरा भी। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।